आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब हमने क्या किया, अकाउंटिंग और इक्वेशन को मिला करके इस चैप्टर को बनाया गया। अकाउंटिंग हम जो कॉमर्स में पढ़ रहे हैं अभी, इक्वेशन मैथमेटिक्स का पार्ट है। आपने क्लास 10 तक के इक्वेशंस देखे होंगे। सो दैट इन दोनों को मिलाकर के क्या चैप्टर बना है, अकाउंटिंग इक्वेशन। सो इसकी मीनिंग जो है मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। मैथमेटिक्स के फॉर्म में हम अकाउंटिंग को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि क्या शो करता है, जो फर्म के एसेट्स हैं वो किसके इक्वल होंगे, लाइबिलिटीज एंड फर्म के कैपिटल के इक्वल। जो एसेट्स है फर्म के वो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होंगे। क्लियर? सो एक बार और अच्छे से आप मीनिंग यहाँ पे देख सकते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शोज दैट द एसेट्स ऑफ द फर्म आर इक्वल्स टू द सम ऑफ इट्स लाइबिलिटी एंड द कैपिटल। इज इट क्लियर? सो जो फर्म के एसेट्स होंगे वो लाइबिलिटी और कैपिटल को अगर हम ऐड करें तो उसके बराबर होते हैं। कैसे? अब वो हम इस इक्वेशन के फॉर्म में देखते हैं, जो कि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन में काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। यहां आप ध्यान से देख सकते हैं, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। जितनी भी एसेट्स फर्म में होती है वो किसके बराबर होती है, लाइबिलिटी और कैपिटल के बराबर होती है। कैसे? देखिए, मान के चलिए आपके फर्म में 2 लाख रुपए कैपिटल एसेट्स है, तो ये किसके बराबर होगा, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। फॉर एग्जांपल आपके पास लाइबिलिटी 1,20,000 है और 80,000 कैपिटल है, ये दोनों इक्वल। ये कितना है, 2 लाख और हियर आल्सो 2 लाख। सो हम ये कह सकते हैं कि एसेट्स क्या होंगे, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल होंगे। ये तो सिर्फ मैंने एक एग्जांपल रखा हुआ है। अभी आने वाले टाइम में हम इसी इक्वेशन को यूज करके हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तब ये ज्यादा क्लियरली आपको वहां पर समझ में आ जाएगा। आने वाले टाइम में एक क्वेश्चन करने वाले हम, जिससे ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो यहाँ पर आप एक फॉर्मूला देख सकते हैं, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। या अगर आपके पास कोई एक भी चीज यहाँ पर मिसिंग है तो आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मान के चलिए आपके पास यहाँ पर एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, मैंने फॉर्मूला लिखा। अगर एसेट्स है आपके पास लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इन केस आपको अगर लायबिलिटी कैलकुलेट करनी होती तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस कैपिटल, 2 लाख माइनस 80,000, 1,20,000। अगर क्वेश्चन में ये बोले कि आप कैपिटल कैलकुलेट करके दिखाइए, आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, कैपिटल के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं, आपको क्या क्या दिया है, एसेट्स दिया 2 लाख एंड 1,20,000 लायबिलिटी दी हुई है। तो आप क्या निकाल सकते हैं, दोनों का डिफरेंस निकाल के क्या निकाल सकते हैं, कैपिटल। सो फॉर्मूला क्या बना, कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। क्लियर? तो हम कैपिटल को ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं, क्योंकि कैपिटल किसका होता है, प्रोप्राइटर, बिजनेस मैन का। सो दैट कैपिटल को हम एक और वर्ड से बोल सकते हैं, एक नया वर्ड जो भी आप यहाँ पर यूज करने वाले हैं वो है ओनर्स इक्विटी। क्लियर? अगर ओनर्स इक्विटी भी लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि ये कैपिटल ही है। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर है, उनको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में बता दूं, ताकि जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने जाएंगे तो आपको ये प्रॉब्लम अराइज ना हो कि मैं किसको एसेट्स कहूंगा और किनको लायबिलिटीज कहूंगा। क्लियर है? सो दैट आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने एसेट्स लिखा है और लायबिलिटी लिखी है कैश। यहाँ पर एसेट साइड में सबसे पहले कैश लिखा है, देन बैंक, देन डेटर। डेटर मतलब वो पर्सन जिसको बिजनेस ने सामान उधार बेचा है, तो ये हमारा क्या है, एसेट्स है। अगर इसके ऊपर लीगल बिल बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, बिल्स रिसीवेबल। अगर आपको इन टॉपिक्स को और अच्छे से देखना है कि क्या इनको एसेट्स क्यों कहते हैं, लायबिलिटीज क्यों कहते हैं, तो आप मेरे पिछले वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं, जिसमें मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में इन टॉपिक्स को डील किया है। सो दैट कैश, बैंक, डेटर, बिल रिसीवेबल, स्टॉक। स्टॉक मतलब अनसोल्ड गुड्स जो बिजनेस के पास है वो क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। इन्वेस्टमेंट भी एसेट्स होता है, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर,
ये सारे क्या है, एसेट्स हैं। दो चीजें और एसेट साइड मैंने लिखी है, वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस जिनको एडवांस में पे कर दिया गया है, क्लियर, वो हमारे लिए क्या कहलाएंगे, एसेट्स कहलाएंगे। एक्रूड इनकम मतलब वो इनकम जो अभी हमको मिलना बाकी है, जो अभी हमको रिसीव नहीं हुई है, तो ये भी हमारे किस साइड आएगी, एसेट साइड। वैसे तो हम इन दोनों चीजों को आगे चल करके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे तब वहां पर डील करेंगे, तो वहां वो क्लियरली और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अब अगर मैं लायबिलिटी की बात करूं तो लायबिलिटी साइड आपको दिखाई दे रहा होगा क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब वो पर्सन जिससे बिजनेस ने सामान उधार खरीदा है। अगर हमने सामान उधार खरीदा तो क्या करना पड़ेगा, उसको पैसे देने बाकी है, क्लियर। तो क्रेडिटर क्या है, हमारी लायबिलिटी। बिल्स पेएबल, अगर क्रेडिटर के ऊपर लीगल बिल बन जाए, क्लियर है, अगर लीगल बिल तैयार हो जाए तो क्या बन जाएगा, बिल्स पेएबल बन जाएगा, क्लियर। बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर 10,000 हमने बैंक में जमा किया और 12,000 रुपए निकाल लिया तो जो एक्सेस निकाला है वो क्या कहलाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। एक्सेस ऑफ विड्रॉवल ओवर डिपॉजिट, जितना जमा किया उससे ज्यादा निकाल लेना बैंक से, वो क्या कहलाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। शॉर्ट टर्म लोन, हमने कम समय के लिए लोन लिया, हो सकता है 6 महीने साल भर के अंदर जो लोन लिया वो क्या कहलाएगा, शॉर्ट टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन, अगर हमने 6 साल के 10 साल के लोन लिया तो ये सब क्या है, चुकाना बाकी है, इन सबको देना भी बाकी है, तो जिसको अभी नहीं दिया गया, जिसको देना बाकी है, वो क्या कहलाएगी, हमारी लायबिलिटी कहलाएगी। कैपिटल, वो पैसा जो बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाता है, तो हम किसके हिसाब से अकाउंट बनाते हैं, बिजनेस के। तो बिजनेसमैन ने पैसा क्यों लगाया, ताकि उसको प्रॉफिट हो सके। अब बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या करे, बिजनेसमैन को प्रॉफिट दे या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे, तो कुछ ना कुछ बिजनेसमैन बिजनेस से चाहता है, इसलिए ये क्या है, हमारी इंटरनल लायबिलिटी। कैपिटल क्या होती है, बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी, क्लियर है। अब दो एक्सपेंसेस मैंने यहाँ पर और लिखे हैं, ये जो एक्सपेंसेस हैं वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम। आउटस्टैंडिंग मतलब जिस एक्सपेंस को देना बाकी है, अभी चुकाया नहीं गया, अगर अभी हमने इसको नहीं चुकाया है तो ये क्या कहलाएगी, हमारी लायबिलिटी कहलाएगी। एक्रूड इनकम मतलब जो इनकम एडवांस में रिसीव हो गई हो, तो उसके बदले क्या है, परफॉर्मेंस बाकी है, तो ये भी क्या कहलाएगी, हमारे बिजनेस की लायबिलिटी कहलाएगी, क्लियर है। तो इस तरीके से अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे पूरे एसेट्स और लायबिलिटी यहाँ पर लिख दिया है, इसलिए लिख दिया ताकि जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन करने जाए तो ये ना करें कि डेटर को लायबिलिटी साइड लिख दिया और क्रेडिटर को एसेट साइड लिख दिया। तो इन चीजों से बचने के लिए आप पहले इस फॉर्मेट को लिख लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को और इन एसेट्स और लायबिलिटी को लिख लीजिए। और भी एसेट्स और लायबिलिटी हो सकती है, लेकिन मैंने अभी फिलहाल अकाउंटिंग इक्वेशन में जो हमारे काम में आने वाली है वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी है। करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर फॉर्मेट बना दिया है। आप इस फॉर्मेट में देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने लिखा है सीरियल नंबर, देन ट्रांजैक्शन। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस को। यहाँ पर मैंने लिखा है एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स किसके बराबर होता है, लायबिलिटी और कैपिटल के इक्वल होता है, क्लियर। वैसे तो ये बोर्ड मैंने घर पे ही अभी फिलहाल बनाया है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से पूरे इंडिया में लॉकडाउन है, और अभी मैं सोच रहा था कि बोर्ड फिलहाल मैं अपने कम से कम काम तो स्टार्ट कर सकूँ, सो दैट फिलहाल मैंने इसको अपने हाथ से बनाया है, ताकि मैं आपको बेसिक नीड्स कम से कम फुलफिल हो जाए, मैं अपने क्लासरूम को एज इट इज चला सकूं, सो दैट अभी फिलहाल हम इसी बोर्ड पर पढ़ाते हैं। इसके बाद आने वाले टाइम में अच्छे से अच्छा अवेलेबिलिटी मैं आपके लिए कर दूंगा, ओके। सो दैट मैंने यहाँ पर फॉर्मेट बनाया है। अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। तो हमारा जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, हमने पहले भी देखा था, बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन। सो दैट यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000 रुपीज। एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया कितने रुपए से, 80,000 रुपीज से। तो हमारा यहाँ पे लिखिए जो ट्रांजैक्शन नंबर फर्स्ट, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अगर कैश से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो बिजनेस में क्या आएगा, कैश। क्यों, क्योंकि हम
अकाउंटिंग किसके बेसिस पे करते हैं? बिजनेस के, ना कि बिजनेस मैन के। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है? बिजनेस के। हमने सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल पढ़ा था, उसमें क्या कहा था कि बिजनेस के हिसाब से सोचना है। अब आप सोचिए कि 80,000 आपने बिजनेस में लगाया, तो बिजनेस में पैसा आया कि गया? बिजनेस में कैश आया। कितना रुपया आया? 80,000, क्योंकि हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, बिजनेसमैन के नहीं। बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो गया, लेकिन किसके पास आया? बिजनेस के पास। कितना रुपया आया? 80,000 रुपीज। क्लियर है? तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के पास 80,000 रुपीज रिसीव हुआ है, तो क्या आया बिजनेस में? कैश। लेकिन हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन किसके ऊपर बेस्ड है? डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है? सो हर ट्रांजैक्शन के कितने एस्पेक्ट होते हैं? दो एस्पेक्ट। एक तो मैंने लिख दिया, दूसरा क्या है? ये पैसा किसने दिया? बिजनेसमैन ने। और बिजनेसमैन जो पैसा देता है वो क्या कहलाता है? कैपिटल। तो 80,000 रुपीज अगर बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया तो 80,000 कैश आया इन अ फॉर्म ऑफ कैपिटल। तो दोनों इंक्रीज हुआ, एसेट्स भी इंक्रीज हुआ और लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई। क्लियर है? सेकंड जो मेरा ट्रांजैक्शन है वो क्या बोलता है? परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने क्या किया? गुड्स खरीदा कैश में। अगर 28,000 का गुड्स आप खरीदते हैं तो क्या होगा? गुड्स आएगा और पैसा जाएगा। आपके पास क्या हुआ? 28,000 रुपीज जो कैश था वो चला गया। आउट ऑफ 80,000 आपने 28,000 क्या किया? गुड्स खरीद लिया। तो गुड्स खरीदा तो क्या होगा? 28,000 कम हो जाएगा, लेकिन उसी वैल्यू का गुड्स आपके पास आ जाएगा। तो गुड्स मीन्स यहाँ पर हम क्या वर्ड यूज करेंगे इसमें? स्टॉक। गुड्स को आप क्या करेंगे? स्टॉक वर्ड से यहाँ पर लिखेंगे, प्लस 28,000। क्लियर? क्या हुआ यहाँ पर? 28,000 का गुड्स आया और 28,000 से आपके पास कैश कम हो गया, क्योंकि आपने कैश में गुड्स खरीदा था। इस समय लायबिलिटी साइड में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि किसी भी वजह से इस ट्रांजैक्शन से कोई लायबिलिटी अराइज नहीं हो रही है। न्यू इक्वेशन। अब जो हमारा न्यू इक्वेशन, अब इसमें कितना आ जाएगा? 52,000 अब हमारे पास कैश बचा है, प्लस 28,000 का स्टॉक है, और हमारा जो कैपिटल है, क्योंकि लायबिलिटी साइड में सिर्फ कैपिटल के अलावा कुछ चीज दिखाई नहीं दे रही है, तो कैपिटल हमारा एज इट इज है अभी फिलहाल 80,000। क्लियर? अब आप चेक कर सकते हैं, इस तरफ भी 80,000 दिखाई दे रहा है, इस तरफ भी, मतलब हमारा न्यू इक्वेशन जो है वो करेक्ट बना है। ठीक है? अब जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या कहता है? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000। हमने गुड्स खरीदा, इस बार क्रेडिट में खरीदा। क्रेडिट मतलब उधार में खरीदा। अगर आप उधार में सामान लेने जाएंगे, सपोज आपने 20,000 का सामान उधार में लेके आया, तो क्या आपने अभी कैश दिया है? नहीं। आपने क्या किया? सामान तो ले आया, लेकिन कैश अभी दिया नहीं, तो क्या इंक्रीज हुआ? गुड्स। कैश तो नहीं गया ना, जैसे पिछले में क्या हुआ था? कैश कम हुआ, गुड्स बढ़ गया। लेकिन यहाँ पर 20,000 का स्टॉक तो बढ़ गया, लेकिन पैसा हमने दिया नहीं है। नहीं दिया तो क्या हो? देना तो पड़ेगा ना, और जिसको देना पड़ेगा वो क्या कहलाते हैं? हमारे क्रेडिटर। क्या कहलाते हैं? क्रेडिटर्स। याद रखिएगा, जिससे सामान उधार खरीदा है, इसीलिए तो बोलते थे इसको क्रेडिटर। क्यों? क्योंकि हमने इसे सामान उधार खरीदा। अभी हम क्या करके आए? सामान उधार खरीद के आए। तो सामान उधार खरीदा तो ये पर्सन क्या बन गया? हमारा क्रेडिटर। क्लियर है कि नहीं? ओके। तो हमने क्या किया? 20,000 का गुड्स उधार में खरीदा, तो 20,000 से गुड्स इंक्रीज हुआ और 20,000 से क्रेडिटर भी इंक्रीज हुआ, क्योंकि 20,000 अब हमारी लायबिलिटी बन गई। 20,000 हमको देना बाकी है। क्लियर? नाउ 52,000 हमारे पास कैश है, 48,000 हमारे पास क्या है? स्टॉक। 20,000 का क्रेडिटर है, 20,000 किसी क्रेडिटर को देने बाकी है, और 80,000 का कैपिटल आपको एज इट इज दिखाई दे रहा है। तो ये बन गया हमारा न्यू इक्वेशन। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या कहते हैं? चलिए देखते हैं। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। हमने क्या किया? फर्नीचर खरीदा, वो भी कैश में। फर्नीचर
और गुड्स में डिफरेंस होता है। मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वीडियो में भी बताया था कि फर्नीचर और किसमें, एसेट्स में, या फिर एसेट्स और गुड्स में डिफरेंस होता है। गुड्स मतलब जो जिसका हम बिजनेस करते हैं, और एसेट्स जो बिजनेस को आगे बढ़ाने या उसको इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करता है। तो हम इसको स्टॉक में ऐड नहीं करेंगे, हम अलग से एसेट्स का क्या करेंगे, यहाँ से इंक्रीज कर देंगे एसेट्स, क्लियर, और उस एसेट्स का नाम लिख देंगे। तो हमने क्या खरीदा, क्या खरीदा, फर्नीचर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या आया हमारे पास, फर्नीचर। कितने का फर्नीचर खरीदा हमने, 6000। तो 6000 का अगर हम फर्नीचर खरीदते हैं तो 6000 का फर्नीचर आ जाएगा। लेकिन हमने कैश में खरीदा तो हमारे पास से क्या चला जाएगा, कैश। मींस 6000 का फर्नीचर अगर हम खरीदते हैं तो 6000 हमारे पास से गया और 6000 की वैल्यू का फर्नीचर हमारे पास आ गया। हो गया तो इफेक्ट क्लियर है या नहीं। हमने क्या किया, 6000 रुपए का अगर फर्नीचर खरीदा तो 6000 रुपए हमारे पास चले गए और 6000 की वैल्यू का फर्नीचर हमारे पास आ गया। अब हमारे पास टोटल कैश कितना बचा, 46,000। 48,000 स्टॉक एज इट इज अभी है, 6,000 का फर्नीचर आ गया। क्रेडिटर को अभी कोई नुकसान नहीं हुआ, एज इट इज इसको इतना ही देना बाकी है। एंड 80,000 का कैपिटल, क्लियर। नाउ ये हो गया हमारा न्यू इक्वेशन। देखो परचेज फर्नीचर था ना, फोर्थ वन। फिफ्थ जो है हमारा वो क्या कहता है, पेड रेंट। फिफ्थ जो ट्रांजैक्शन है वो कहता है हमने रेंट पे किया। देखिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं, एक्सपेंसेस एंड इनकम के बारे में। एक्सपेंसेस मतलब रेगुलर नेचर का खर्चा जो बिजनेस को करने के लिए करना ही पड़ता है ना। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो आपको देना ही पड़ेगा, सैलरी आपको एम्प्लॉय को देनी पड़ेगी, रेंट आपको देनी पड़ेगा। तो ये सारी चीजें क्या है, प्रॉफिट को कमाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक, तो एक्सपेंसेस से क्या होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन में जो इफेक्ट होगा एक्सपेंसेस का वो होगा कैश या बैंक डिक्रीज कर दीजिए एंड कैपिटल डिक्रीज कर दीजिए। क्या करेंगे आप, कैश और बैंक डिक्रीजेस एंड कैपिटल डिक्रीजेस। उसका रीजन ये है कि आपने रेंट पे किया, आपके पास 50,000 रुपए था और आपने 10,000 रेंट दे दिया तो कितना बचा, 40,000, कैश कम हो गया। दूसरी चीज ये आपके प्रॉफिट को कम करेगा। मान के चलो आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपीज और आपने रेंट कितना दिया था, 10,000, तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना बचा, 90,000। दैट मीन्स आपके ये दो चीजों को अफेक्ट करेगा, एक तो आपके कैश को, दूसरा आपके कैपिटल को। याद रख लीजिए इस चीज को, मतलब आपको रटना नहीं है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखेंगे कि ये क्या रीजन था। मैंने वो रीजन भी आपको बता दिया, क्या था, कैश आपने दिया तो कैश कम हो गया और आपके प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा। तो फिलहाल अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, कैपिटल में ही सारे एडजस्टमेंट करेंगे प्रॉफिट से रिलेटेड, ओके, सो दैट कैपिटल कम, तो कैश कम एंड कैपिटल कम। और अगर इनकम की बात होगी तो ये जस्ट अपोजिट होगा। इनकम में क्या होगा, पैसा आएगा। मान के चलो किसी ने आपको इंटरेस्ट दिया, आपने बैंक में पैसा जमा किया, उससे आपको इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट मिला तो कैश बढ़ेगा। आपके पास 50,000 रुपए कैश था, आपको अगर कोई 5,000 इंटरेस्ट देता है या बैंक इंटरेस्ट देती है तो आपके पास कितना कैश हो गया, 55,000। कैपिटल भी क्या होगा यहाँ पर, इंक्रीज होगा, क्योंकि प्रॉफिट को बढ़ाएगा। मान के चलो 1 लाख रुपीज प्रॉफिट हुआ था और 5,000 आपको इंटरेस्ट आ गया, तो कितना इंटरेस्ट आपको अगर लोन से या किसी चीज से मिला तो कितना हो गया आपके पास, 1,05,000। दैट मीन्स एक्सपेंसेस में कैश कम, कैपिटल कम, कैश या बैंक कम, कैपिटल कम। इनकम में कैश और बैंक इंक्रीजेस एंड कैपिटल इंक्रीजेस। इस चीज को याद रख लीजिए, ध्यान रख लीजिए, आपको आराम से कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर। तो अभी हमने क्या किया यहाँ पर, अभी हमने क्या किया, रेंट पे किया, रेंट पेड। कितना पे किया रेंट हमने, 2,000। अगर हम 2,000 रेंट पे करते हैं तो यहाँ पर क्या इफेक्ट होगा, ऑब्वियसली अब कैश कम हो जाएगा,
अभी बताया था मैंने, एक्सपेंसेस है, पे किया तो 2000 कैपिटल। क्लियर? अब हमारे पास जो कैश बचा है वो 44,000 बचा है। क्यों? क्योंकि 2000 हमने क्या दे दिया? रेंट दे दिया। 48,000 क्या है हमारे पास? स्टॉक। 6,000 का फर्नीचर। क्रेडिटर 20,000 के ही है। और 78,000 अब हमारे पास क्या हो चुका है? कैपिटल, क्योंकि 2000 हमने रेंट दिया जिससे कैपिटल कम हो गया। न्यू इक्वेशन 6। अब जो 6 ट्रांजैक्शन है वो कहता है रिसीव्ड कमीशन। अभी मैंने आपके लिए एक्सपेंस की बात की थी, अभी मैं बात कर रहा हूं इनकम की। अगर हमको इनकम रिसीव होती है तो क्या होगा? कैश बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा। तो कितना मिला हमको? 500 अगर हमको कमीशन मिला तो क्या हुआ? कैश बढ़ गया। एंड द सेम 500 से कैपिटल बढ़ गया। तो हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, इसीलिए हर ट्रांजैक्शन को दो इफेक्ट के हिसाब से हम करते जा रहे हैं। ठीक है? अब जो हमारा कैश है वो कितना है? 44,500। स्टॉक 48,000 हो गया। 6,000 का फर्नीचर है। 20,000 क्रेडिटर एंड 78,500 कैपिटल। न्यू इक्वेशन कमीशन 8 था। 7 क्या बोलता है? विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज मैंने बताया था आपको ड्राइंग कहलाती है। ड्राइंग मतलब वो पैसा जो बिजनेसमैन बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए निकालता है। मान के चलो बिजनेसमैन ने कितने रुपए निकाल लिए? 3,000 रुपीज बिजनेस से निकाल लिए। तो बिजनेस में क्या कम हो जाएगा? कैश, क्योंकि उसने अगर 80,000 बिजनेस में लगाया था तो क्या क्या बढ़ा था? कैश बढ़ा था, कैपिटल बढ़ा था। अगर वो 3,000 उसमें से निकाल लेता तो कैश कम हो जाएगा और क्या कम हो जाएगा? कैपिटल कम हो जाएगा। सीधी बात है। अगर कैपिटल के फॉर्म में उसने 80,000 लगाया था तो क्या क्या बढ़ा था? कैश बढ़ा था, कैपिटल बढ़ा था। अगर वो विड्रॉ करता है प्राइवेट यूज के लिए तो कैश कम, कैपिटल कम। क्योंकि हमारे पास 44,000 था, अब अगर हम 3,000 निकाल लेते हैं तो कैश कितना बचेगा बिजनेस में? 41,500। स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज ए स्टॉक। एंड 6,000 फर्नीचर। 20,000 का आपके पास क्रेडिटर है। एंड अब जो आपका कैपिटल हो 75,500 है। ये हो गया हमारा विड्रू फॉर प्राइवेट यूज। न्यू इक्वेशन। नाउ द 8th वन। 8 में क्या बोलता है? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 40,000 रुपीज। जिसकी कॉस्ट 30,000 थी वो 40,000 क्रेडिट में सोल्ड हो गया। चलिए देखते हैं। तो एक बात बताइए, अगर आप गुड्स सोल्ड करते हैं, आपके पास 48,000 का गुड्स था, आपने क्या किया? उसमें से 30,000 का गुड्स सोल्ड कर दिया। कितने में सोल्ड किया? 40,000 में। क्या कैश आया? अगर कैश आता तो हम क्या करते? कैश इंक्रीज कर देते। अगर 40,000 कैश में सोल्ड हो जाता गुड्स तो हम क्या करते? 40,000 कैश इंक्रीज कर देते। लेकिन सामने वाले तो पैसा दिया ही नहीं है, तो कैश कैसे बढ़ाएंगे? अगर हमने किसी को सामान उधार बेचा है तो वो पर्सन क्या कहलाता है? डेटर। और डेटर किधर होते हैं? एसेट साइड। सो 40,000 का क्या इंक्रीज हो गया? डेटर इंक्रीज हो गया। 30,000 से गुड्स कम हो जाएगा। गुड्स हमेशा अपनी एक्चुअल कॉस्ट से कम होता है। कितने का था? 30 का था। कितना मिलेगा? 40,000 मिलेगा। तो क्या किया? 30,000 से गुड्स कम कर दिया और 40,000 से क्या बढ़ा दिया? डेटर बढ़ा दिया। बट यहाँ मिसमैच है, अमाउंट सेम नहीं है, कहीं डिफरेंस राइज हो रहा है। 30,000 का सामान 40,000 में सोल्ड होगा तो क्या होगा? 10,000 का प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो किसको मिलना चाहिए? बिजनेसमैन को। तो बिजनेसमैन का क्या बढ़ गया? कैपिटल। क्लियर है? इन केस लॉस होता तो कैपिटल में माइनस कर दीजिएगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल को इंक्रीज कर दीजिएगा। क्लियर? तो इसका इफेक्ट एक बार और देख लेते हैं। 30,000 से गुड्स कम हो गया, 40,000 से डेटर इंक्रीज हो गया, क्योंकि पैसा मिलना बाकी है। अगर मिल जाता तो डेटर नहीं बनता, कैश बढ़ा देते। क्लियर? तो 40,000 से पैसा मिलना भी बाकी है, क्योंकि 30,000 का सामान 40 में बिका है तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, जो कि कैपिटल को बढ़ा देगा। क्लियर है?
अब हम ये कह सकते हैं कि हमने ऑलमोस्ट बहुत सारे ट्रांजैक्शन पास कर लिए। अब देखते हैं हमारा न्यू इक्वेशन क्या कहता है। $41,500 देन 18,000 48,000 का गुड्स था, 30,000 का सोल्ड हो गया, 6,000 का फर्नीचर बचा है और 40,000 किससे मिलना बाकी है, डेटर से मिलना बाकी है। अभी हमारे पास लायबिलिटी कितनी है क्रेडिटर के फॉर्म में 20,000 और जो कैपिटल अब इंक्रीज हो के 85,500 हो चुका है। क्लियर। अब हम 9th नंबर, आई थिंक ये हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन है, इसमें हम देखते हैं क्या बोलता है। पे टू क्रेडिटर 15,000, 15,000 हमने किसको दे दिए, क्रेडिटर को दे दिए। एक बात बताओ, किसी को अगर आप पेमेंट करोगे तो क्या होगा, आपके पास 50,000 रुपए, आप किसी को 10,000 का पेमेंट कर दो, कितना बचेगा 40, और सामने वाले की उधारी भी चूक जाएगी, है ना। किसी को अगर 10,000 देना था उसको 10 दे देते हैं तो क्या होगा, उसकी तो उधारी भी खत्म हो जाएगी। मतलब क्या होगा, यहाँ पर दो चीजें होंगी। क्या, एक तो 15,000 से हमारा कैश कम हो जाएगा क्योंकि हमने 15,000 सामने वाले को दे दिए, और वो क्रेडिटर जिसको 20,000 देना था उसको हम कितना दे रहे हैं, 15,000, 15,000 हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। क्लियर। पूरा दे देते तो पूरी लायबिलिटी खत्म हो जाती, लेकिन अभी भी कुछ बाकी रह जाएगा, 5,000 बाकी रह जाएगा। मतलब हमने 15,000 अगर दिया है तो 15,000 से क्या हुआ, 15,000 से कैश कम, क्योंकि पेमेंट कर दिया। तो जब भी पेमेंट की बात आए तो कैश और बैंक में इफेक्ट तो होना ही होना है। ठीक है। अब हमारे पास कैश कितना बचा, 26,500, 18,000 का हमारे पास स्टॉक है, फर्नीचर 6,000 का है, 40,000 का क्या है हमारे पास, डेटर। क्रेडिटर को हमने 15,000 दे दिया, जिसको 20,000 देना था उसको 15 दे चुके हैं। अब कितना बचा, 5,000 अभी और देना बाकी है, और हमारा कैपिटल 85,500। अगर आप इन इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो रहा है 90,500, और इधर भी ऐड करेंगे तो 90,500 ही आएगा। मींस हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो हमने अब कंप्लीट कर लिया, है ना। पेड टू क्रेडिटर। तो इस तरीके से पहले तो आप ये समझिए कि ट्रांजैक्शन को किस तरीके से बनाना है। ट्रांजैक्शन समझ गए तो हमारा 90 to 100% काम तो वही हो जाता है। तो हमें सबसे पहले ट्रांजैक्शन को समझना है, ट्रांजैक्शन को समझने के बाद परफॉर्म करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा, सो दैट आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए और अपनी बुक से एक क्वेश्चन उठा करके सॉल्व कर लीजिए, सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना कैसे। और इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो को देखते रहिए ताकि आप पूरी तरह से अकाउंटिंग सीख जाए।